नमस्कार, मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आपकी बात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश में आपकी बात क्या करने जा रहे हैं आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के साथ ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकरमाइकोसिस एक नई चुनौती बनकर उभरा है। एक तरफ सरकार जहां पहले ही कोरोना और में ऑक्सीजन और नकली रेमडेसिविर की परेशानी से जूझ ही रही है, तो अब ब्लैक फंगस बड़ी मुसीबत बन चुका है। पूरे प्रदेश में इसके मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। उधर इसके इलाज के लिए जिस खास इंजेक्शन की जरूरत है, अब उसकी किल्लत से मरीज के परिजन परेशान हो रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार ने भले ही इसके लिए तमाम इंतजाम करने का दावा कर दिया है, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों का साथ देती नजर नहीं आ रही। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर होगी बात। तो अब आपको बता दें कि सरकार दावा कर रही है, मध्य प्रदेश सरकार पहले दिन से दावा कर रही है कि हमने रेमडेसिविर जैसी दिक्कतें ना आए इसलिए जो ब्लैक फंगस है उसकी दवाओं का पर्याप्त कोटा तय कर लिया है। उसके लिए 2 सेंटर बना दिए गए हैं और बहुत सारी लंबी चौड़ी फहरिस्त आपने देखी होगी कि हमने तय कर दी है। उसके हिसाब से सब काम हो रहा है और सब ठीक है। हकीकत क्या है, एक बयान आपको सुना देते हैं, सुनिए। मेरे पति हैं, 40 साल की उम्र है। इंजेक्शन बाहर भी नहीं मिल रहे हैं, कहीं नहीं मिल रहे हैं, हॉस्पिटल में भी नहीं मिल रहे हैं। उनको तिल तिल तड़पते मैं नहीं देख सकती। आप मुझे बताइए मैंने क्या करना है आगे। अगर आज इंजेक्शन नहीं मिलते तो मैं हॉस्पिटल की छत से कूद के आत्महत्या कर लूंगी। मेरे पास और कोई मेरे पति हैं, 40 साल की उम्र है। इंजेक्शन बाहर भी नहीं मिल रहे हैं, कहीं नहीं मिल रहे हैं, हॉस्पिटल में भी नहीं मिल रहे हैं। उनको तिल तिल तड़पते मैं नहीं देख सकती। आप मुझे बताइए मैंने क्या करना है आगे। अगर आज इंजेक्शन नहीं मिलते तो मैं हॉस्पिटल की छत से कूद के आत्महत्या कर लूंगी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। ये महिला इंदौर की बताई जा रही हैं। पति तिल तिल करके तड़प रहे हैं और उनके पास इंजेक्शन नहीं है। कई दिनों से वो परेशान हैं। ऐसे में न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उठा रहा है बड़े सवाल। क्या है बड़े सवाल, आपको बता देते हैं। बड़ा सवाल यह है कि ब्लैक फंगस से निपटने के क्या सरकारी दावे सिर्फ हवा हवाई हैं। सवाल यह है कि मानव अधिकार आयोग ने जिम्मेदारी याद दिलाई, तब जाकर सरकार चेती। मध्य प्रदेश में ना दवा ना इंजेक्शन, बयान ज्यादा और काम कम। क्या यह हो रहा है मध्य प्रदेश में? क्योंकि कागजों पर देख लो आप, क्या कुछ नहीं कर दिया सरकार ने, लेकिन जमीन पर क्या ये दावे हवा हवाई हैं। चाहे वो बात कोरोना की हो, चाहे ब्लैक फंगस की हो, या फिर तीसरी आने वाली लहर से जूझने की तैयारी की। और बातचीत करने के लिए इस पूरे मसले पर हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ मृगेंद्र सिंह वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं। मृगेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और हमारे साथ पूर्व मंत्री, बीजेपी के विधायक, बीजेपी के वरिष्ठ नेता अजय विश्नोई जी जुड़ गए हैं। विश्नोई जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। मृगेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से बार बार ये बात कही जा रही है कि तैयारी पूरी है, मृगेंद्र जी क्या आपको लगता है वाकई में सरकार ने तैयारी पूरी कर ली है? क्योंकि हम जो जमीनी हालात देख रहे हैं वो कुछ और हैं। देखिए, सरकार ने जो स्थितियां मध्य प्रदेश में आज से 20 दिन पहले थी, उसमें तो काफ़ी सुधार आया है। लेकिन जो ब्लैक फंगस की नई बीमारी आई, आंखों की बीमारी, इसको लेकर तैयारी अभी तो देख के ही लगता है कि इस मामले में सरकार पूरी तरह से तैयार नहीं है। इसके सबसे बड़ा कारण है कि इसमें इंजेक्शन जो है, वो इंजेक्शन बाज़ार में क्या बताते हैं, उसका उत्पादन नहीं हो रहा। कई लोगों से बात हुई जो इसके डीलर वगैरह, उनका सबका यही कहना है कि हमारे पास इंजेक्शन है ही नहीं है, इंजेक्शन आ नहीं रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा इंजेक्शन है जो पहले कभी उपयोग नहीं होता था। अब ऑर्डर दिए गए हैं तो उसमें आने में टाइम लग सकता है। और एक आदमी को, मुझे लगता है इंजेक्शन की काफ़ी लंबी डोज 70 से 80 एक आदमी को लगती है पर डे, 8 या 10 इंजेक्शन लगते हैं। तो निश्चित रूप से इस इंजेक्शन की काफ़ी कमी है। अभी आपने अपने उसमें दिखाया भी कि इंदौर की एक महिला बोल रही है अगर उसके पति को नहीं मिला तो छत से कूद के आत्महत्या कर लेगी। तो निश्चित रूप से ब्लैक फंगस से निपटने के लिए अभी जो सरकार ने अपने तरफ से पूरी तैयारियां कर ली हैं। कई जगह भोपाल, इंदौर में अलग वार्ड भी बनाए गए हैं, कई प्राइवेट अस्पतालों में वार्ड, लेकिन जो दवा होनी, इंजेक्शन, निश्चित रूप से अभी उसकी बहुत कमी है। बिल्कुल, हमारे साथ अजय विश्नोई जी भी जुड़े हुए हैं। विश्नोई जी, दावे तो बहुत अच्छे किए गए थे और हमें लग भी रहा था कि शायद हमारे सिस्टम ने कुछ सीखा भी होगा, जिस तरह से रेमडेसिविर और ऑक्सीजन को लेकर के हम लोग किल्लत में पड़े थे। लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी भी ब्लैक फंगस के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। और सरकारी आंकड़ा ही मैं आपको एक बता देता हूं, वो सरकारी आंकड़ा हम कोशिश करेंगे कि ग्राफिक के जरिए अपने दर्शकों को भी हम दिखा दें कि 1641 के आसपास कुल अभी इंजेक्शन लगने हैं, क्योंकि 400 से ज़्यादा मरीज जो हैं वो मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस के हैं।
1600 से ज़्यादा एक दिन में इंजेक्शन लग जाएंगे। एक दिन में 4 से ज़्यादा 4 खुराक तो मिनिमम लग ही रही है और सरकार के पास महज 2000 इंजेक्शन है सर। तो एक दिन के कोटे को लेकर के हम लोग बैठे हुए हैं और हम ये दावा हम पिछले एक हफ्ते से कर रहे हैं, बल्कि 1.5 हफ्ते से कर रहे हैं कि हमने तैयारी पूरी कर ली है। महज एक दिन का कोटा है, कल कैसे पूरा होगा पता नहीं। तो क्या आपको लगता नहीं है कि अभी बहुत कुछ काम होना बाकी सर? हेलो जी अजय जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ जी जी हाँ, मेरे से सवाल किया आपने। जी हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सच है कि आज की तारीख में हमारे पास एम्फोटेरेसिन बी के इंजेक्शंस की कमी है और उसका कारण मृगेंद्र भाई ने भी बताया कि वास्तव में ये प्रोडक्शन में कभी इतने रही नहीं, डिमांड में कभी इतने रहे नहीं और जितने थे जैसे ही इनिशियल पहली धमक लगी है, पहली भनक लगते से ही जो समझदार लोग थे उन्होंने पहले से इसकी बड़ी तादाद में खरीदी कर करके अपने अस्पतालों के अंदर रख ली है। मेरे को ये जानकारी आई थी 10 तारीख को। 10 तारीख को जैसे ही मेरे को पता लगा, मैंने तुरंत टेलीफोन करके सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत करी। संयोग से उसी दिन मुख्यमंत्री जी जबलपुर आ रहे थे और आए भी। उनकी मीटिंग में बैठा था, तो मीटिंग में भी मैंने फिर विस्तार से इसके बारे में बताया कि इस तरीके की ब्लैक फंगस की बीमारी जिसके ये लक्षण है, इस तरीके की परेशानी है और आने वाले भविष्य में इसमें ये खतरे पैदा हो सकते हैं और इसके लिए जो इलाज के लिए जरूरत है हमको, वो इंजेक्शन बाजार से गायब हो चुका है। इसलिए इसको लिहाजा तुरंत इसके प्रोक्योरमेंट की दिशा में प्रयत्न करना चाहिए। ये वार्निंग तो मैंने स्वयं 10 तारीख को दे दी थी और मेरे को दूसरे दिन सुन के अच्छा लगा कि जब मैंने दूसरे दिन के अखबार में पढ़ा कि मुख्यमंत्री जी का बयान था कि मध्य प्रदेश में उन्होंने 3 मेडिकल कॉलेजेस के अंदर स्पेशल वार्ड इसके लिए बना दिए गए। उसके बाद में फिर पता लगा कि एक एक करके सभी मेडिकल कॉलेजेस हैं उन्होंने वार्ड बना दिए हैं, जो एक अच्छा कदम है। फिर आज की तारीख में अपन मरीजों की संख्या देख रहे हैं, मरीजों की जितनी संख्या है और जो उपलब्ध इंजेक्शन का आंकड़ा भी सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, दोनों के बीच में बैलेंस बहुत ज्यादा गड़बड़ है। ये कह लें कि मरीज ज्यादा है और हमारे पास इंजेक्शन कम है और ये फैक्ट है, सच्चाई भी है। और उसके कारण जो हमारी बहन इंदौर की बोल रही थी, उस इंदौर की बहन की पीड़ा भी अपने आप में वाजिब है। मैं एक उदाहरण देता हूँ, जबलपुर का उदाहरण देता हूँ, कल का उदाहरण देता हूँ। जुलानिया जी का नाम आप सब जानते हैं। जुलानिया जी के कोई परिचित का आदमी जबलपुर में भर्ती था एक प्राइवेट हॉस्पिटल, उसको इंजेक्शन नहीं मिल रहे थे। जुलानिया जी ने टेलीफोन किया जबलपुर के रेवेन्यू कमिश्नर, रेवेन्यू कमिश्नर कल इंजेक्शन नहीं दिलवा पाए। आज रेवेन्यू कमिश्नर ने कहीं से वो इंजेक्शन भिजवाए पर रात को कल उस मरीज की मौत हो गई। ये आयरनी है, ये सच्चाई है। ये सच्चाई को हम फेस करने के लिए मजबूर कह लीजिए या जो कुछ समझ लीजिए, पर सच्चाई यह है कि जब तक इंजेक्शन नहीं आएंगे तब तक हमारा इलाज इसका नहीं हो पाएगा। और इंजेक्शन का जहां तक सवाल है, मैं भारत सरकार की भी इस मामले में आज की तारीख में तारीफ कर सकता हूं कि भारत सरकार में प्रधानमंत्री जी ने खुद इस बात को नोटिस लिया है और भारत सरकार ने इसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए भी निर्देश दिए हैं, इसका इंपोर्ट करने के भी निर्देश दिए हैं। एक महाराष्ट्र की नई कंपनी है, उसको एक नया लाइसेंस भी दे दिया है कि तुम भी अपना इसको बनाना कर लो। गुजरात और दिल्ली, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में इसके ज्यादा केसेस आ रहे हैं, पर इंजेक्शन तो हमको पूरे देश में लगना है और जेंटेक नाम की एक कंपनी को भी नया लाइसेंस मिला है। पर सवाल यह है कि बनते बनते बनेगा और आते आते आएगा, तब तक बहुत से लोगों के प्राण चले जाएंगे। ये सच्चाई भी हम सामना करने के लिए तैयार हैं। चलिए अजय जी, कम से कम आपके साथ अच्छी चीज़ ये है कि आप साफगोई से स्वीकार करते हैं कि हाँ ये बनते बनते बनेगा। लेकिन मृगेंद्र जी, जब हम एक बार गलती कर देते हैं तो हम थोड़ा सा अलर्ट हो जाते हैं कि हम अब दवाओं को लेकर के किसी तरह की दिक्कत ना हो। तीसरी लहर को लेकर के सभी लोग थे और इसी बीच में ब्लैक फंगस को लेकर के पिछले 10-15 दिन पहले, 10-12 दिनों पहले से हमने भी डिबेट में इस चीज़ का जिक्र किया था। उस समय भी विष्णु जी हमारे साथ मौजूद थे। तो क्या आपको लगता नहीं कि सरकार एंटिसिपेट नहीं कर पा रही है खतरों को? सरकार पता नहीं किस पशोपेश में है, या तो सिस्टम हमारा इतना कोलैप्स हो गया है कोरोना को लेकर के कि हम बाकी खतरों से एकदम उस तरफ ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं और एक के बाद एक मुसीबतें आती जा रही हैं। पहली बार ऐसा लग रहा है कि सरकार जो है डिसीजन मेकिंग में, एंटिसिपेशन में कहीं ना कहीं फेल हो रही है। देखिए, बिश्नोई जी ने कई चीज़ों काफ़ी विस्तार में बताया है। वो काफ़ी अनुभवी विधायक हैं, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं और हम लोगों के बहुत अच्छे, उससे बड़े भाई जैसे हैं। तो उनने जो चीज़ें बताई वो वास्तव में, मैं तो उनसे कहूँगा कि उनने सही चीज़ स्वीकार भी की कि अगर आपके पास नहीं है तो उनको स्वीकार किया। जनरली आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक होता तो इस तरह की जो उनने सच्चाई स्वीकार की तो कोई नहीं करता कि वास्तव में स्थितियाँ ऐसी हैं सरकार की, या कहें कि सरकार ने तैयारी नहीं की जिस तरह से होनी चाहिए, या सरकार का पहले इस बात का अनुमान नहीं था कि इस तरह की कोई बीमारी आ सकती है। लेकिन जैसे विष्णु बताया कि 10 तारीख को जब उन्होंने मुख्यमंत्री जी से कहा
लेकिन 10 से लेकर आज कई दिन हो गए हैं। अभी बड़े मुश्किल से, जैसा आपने बताया कि मध्य प्रदेश को मात्र 2000 ही इंजेक्शन मिले हैं। आज भोपाल की बात करें, भोपाल से में 3-3.5 से इंजेक्शन मिल पाए हैं, जबकि ज़रूरत उससे दुगने से भी अधिक है। तो निश्चित रूप से फंगस, ब्लैक फंगस की जो बीमारी है बहुत ही खतरनाक है। इसके लिए इंजेक्शन का जो होना चाहिए उसकी 50% भी नहीं है। अब ये सरकार निश्चित रूप से, अगर सरकार को पहले ही जाए तो सरकार पहले तैयारी करती, इंजेक्शन और ज़्यादा मिल सकते थे। लेकिन इंजेक्शनों को जो उत्पादन है जितनी ज़रूरी है उतना हो नहीं पा रहा। अभी आपने बताया कि एक कंपनी को और सरकार ने सर, लेकिन हर बार मृगेन सर, लेकिन हर बार ये बात बताइए ना, हर बार जब आग लग जाएगी तब हम कुआं खोदने बैठेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कोई कंट्री है निर्माण करने वाली तो हम हैं, और अगर हमारे ही लोगों को हम ये कहेंगे कि अभी बीमारी आई है, रुकिए, अब हम दवा बनाने के लिए नया लाइसेंस दे रहे हैं, तो कैसे? और एक बार हो तो चल सकता है, अगर ये चीज़ें रिपीटेडली हो रही हैं 1.5 साल में, तो लगता नहीं कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है हमसे। या तो हम अपने वैज्ञानिकों को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, या हम अपने सिस्टम को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। निश्चित रूप से आपकी इस बात से सहमत हैं कि जितने सीरियस, अब सेकंड वेव की कितने दिन पहले घोषणा, पिछले साल भी अगर देखें लगभग 1 साल पहले वैज्ञानिकों ने ये कहना शुरू कर दिया था। IIT प्रोफेसर कानपुर के जो एक टीम थी उसने भी इस बात का आगाह किया था कि पूरे देश में 15 अप्रैल के बाद दूसरी वेव आएगी, बहुत खतरनाक होगी। जो उन लोगों ने कहा था सब चीज़ें सत्य हुई कि 15 अप्रैल के बाद पूरी तेज़ी में था। मई का जो प्रथम सप्ताह था बहुत तेज़ी से फैला, लेकिन धीरे धीरे उससे कम होना शुरू किया। और जैसा कि वैज्ञानिकों ने कहा है कि हो सकता है जून महीने में, फर्स्ट वीक ऑफ जून या सेकंड, धीरे धीरे कम होना शुरू किया। निश्चित रूप से जो हमारे वैज्ञानिकों ने कहा या जो WHO ने जो चेतावनी दी, उसको हमने या केंद्र सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया। अगर उसको गंभीरता से लिया गया होता और तैयारी कर ली गई होती तो मुझे लगता है कि जो स्थितियां बनी हैं या जितने लोगों काल कलवित हुए उतने लोग ना होते। ठीक है विष्णु जी, आपके पास कहीं ना कहीं इसमें सरकार की कमी है। सरकार ने जी बोलिए। सरकार ने चुनौतियां जो थी या जो चेतावनी थी उसको सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया। अगर इसको गंभीरता से लिया जाता तो शायद आज जो स्थिति है वो स्थिति नहीं बनती। ठीक है विष्णु जी, यहाँ पर ब्लैक फंगस से रिलेटेड जो दवाएं हैं, खासतौर से एम्फोटेरिसिन B का इंजेक्शन की जो बात हो रही है, इसे लेकर के सरकार ने एक अच्छी घोषणा पहले कर दी थी, जो रेमडेसिविर में शायद चूक हो गई, कि ये सीधे सरकारी अस्पताल से मिलेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि सिस्टम तो हमारा वही पंगु है ना। बड़े अस्पताल तो कह रहे हैं कि ठीक है हम दे देंगे, सरकार अगर हमें पहुंचा देगी तो हम आपको लगा देंगे। छोटे अस्पताल कह रहे हैं कि हम ऑथराइज कर देते हैं, आप फलाने डीलर से जाकर के ले आइए, और फलाना डीलर कह रहा है कि हमारे पास है ही नहीं इंजेक्शन। फिर से आदमी लाइन में लगने को मजबूर है। एक बार फिर से वही हालात हैं कि ब्लैक में खरीदेगा, मध्य प्रदेश में नहीं मिलेगा तो गुजरात, महाराष्ट्र, जहां मिलेगा वहां से खरीदेगा। असली होगा नकली होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसे में अब कम से कम इस सिस्टम को तो फुल प्रूफ कर लें। जो हम दवा नहीं बना सकते, ठीक है, जितने इंजेक्शन हैं वो समय पर लोगों तक पहुंच जाएं, वो सिस्टम तो हम बना सकते हैं। उसको लेकर के भी कुछ दिक्कतें दिख रही हैं सर। इसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि ये इंजेक्शंस की संख्या या तादाद बहुत ज्यादा लगती है। हर एक मरीज, हर मरीज को 100 चाहिए जी, और वो 20 दिन तक लगातार 100 से ज्यादा चाहिए। 6, 7, 8 बॉडी वेट के हिसाब से ये इंजेक्शंस की क्वांटिटीज वर्कआउट होती है, और 6, 7, 8 एक पेशेंट को लगना है और 20 और 21 दिन तक लगना है, तो आप गणित लगा लीजिए कि कितने लगने वाले हैं। इसलिए जितने भी आ रहे हैं और उपलब्ध हैं आज की तारीख में वो कम है। देखिए ये आयरनी है या हम कहें संयोग है, रेमडेसिविर की अपन बातचीत कर लें तो रेमडेसिविर भी वाज नेवर इन दिस मच डिमांड। उसका प्रोडक्शन इतना था ही नहीं, ना उसकी डिमांड इतनी थी। दूसरी तरफ से क्या थी कि WHO जो है IRMR कह रहा था कि इसको लगाने की जरूरत ही नहीं है। और आज भी इस पर बहस हो रही है कि रेमडेसिविर लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, लगाना चाहिए तो कब है, कब लगाने का फायदा है और कब लगाने का नहीं है फायदा। पर हल्ला इतना मच गया कि हर मरीज समझने लगा कि रेमडेसिविर से ही हमारा इलाज हो पाएगा। अब ये जहाँ एम्फोटेरिसिन B की बात है, इसमें ऐसा नहीं है कि एम्फोटेरिसिन B चाहिए मतलब चाहिए। इसको वर्ल्ड ओवर कहीं भी चले जाएंगे, सबको इसके बाद में रिकमेंडेशन करेंगे। पर एम्फोटेरिसिन B जैसी चीज की डिमांड कभी कभार ऐसी महामारी के समय आएगी, ऐसी कल्पना किसी को नहीं थी, इसलिए इसकी तैयारी कहीं नहीं थी और इसके बहुत नहीं थे। मैंने जब कहा ना कि जब मेरी जानकारी में 10 तारीख को आया, तब CM साहब की भी जानकारी में भी आ चुका था। मैंने को 9 तारीख को भनक मिल गई थी इंदौर में, बड़ी तादाद में बाजार में जितना भी एम्फोटेरिसिन B था उसको कुछ अस्पतालों ने खरीद के रख लिया था। ये बात मैं मुख्यमंत्री जी के ध्यान में लेके आया था। पर अब 10 दिन में भी 9 दिन हो गए हैं, 9 दिन में भी अभी तक इंजेक्शन बाजार में उपलब्ध ही नहीं होंगे तो नहीं ले पाए।
पर बहुत मैं समझता हूँ अभी भी तैयारियों में विलंब तो हुआ है। जितनी जल्दी हो सकता था, 9 दिन पहले मैंने इस बात की भी वार्निंग दी थी कि आपको जो प्राइमरी हमारे पास ट्रीटमेंट करने वाला नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, उसको अभी से ऑनलाइन ट्रेनिंग दे देना शुरू कर देना चाहिए कि वो इनिशियल स्टेज पे पहुंचा पाए। क्या ये तो कोरोना के पेशेंट को हो रहा है या पोस्ट कोविड कोरोना वालों को हो रहा है? तो कोरोना के जो मरीज घर जा चुके हैं ठीक होके, उनमें भी इस बात की संभावना है। उसके बारे में लक्षण को काफी वाइडली पब्लिसाइज किया गया है अखबारों के माध्यम से और आपके चैनल्स वगैरह के माध्यम से। तो बहुत से पोस्ट कोविड मरीज चिंता युक्त होकर अपने संबंधित डॉक्टरों के पास जा रहे हैं। मेरा बेटा डॉक्टर अभिजीत भी आंखों का डॉक्टर है, उसके पास भी लगातार आंखों के मरीज इस बात को लेके आ रहे हैं हमको कोविड हुई थी और हमारे आंखों में जलन हो रहा है, या आंखों में भारीपन है, या आंखों में सूजन आ रही है। इस प्रकार की बातें लेकर उसके पास आ रहे हैं। पर ये धीरे धीरे सबको जानकारी में आ गया है, यदि हमारा ट्रीटमेंट के दौरान शुगर का लेवल बहुत ज्यादा हाई हुआ था या स्टेरॉइड हमको ज्यादा दिए गए थे, तो हमको उस बात की ज्यादा संभावना है। लेकिन तो मैं समझता हूँ धीरे धीरे जागरूकता आ रही है। जी विष्णु जी, लेकिन देखा था हमने जब रेमडेसिविर के साथ ये दिक्कतें आई, ऑक्सीजन के साथ दिक्कतें आई, तो सरकार ने लास्ट ऑप्शन क्या अपनाया? जब पता है कि हमारे देश में नहीं बनना है, हम बैठ करके क्यों 9 दिन गवा दिए, सीधे ग्लोबल टेंडर जारी कर देते या जो भी कर सकते थे कर देते। विदेशों से आयात करवाने की कोशिश करते, शायद 7-8 दिन 10 दिन में एक आध खेप भी पहुंच जाती है अभी तक। तो ये सब चीज़ें हम इतना लेट क्यों करते हैं, जब ये चीज़ें तो एक टास्क फोर्स बना करके तुरंत बैठ करके डिसीजन लेना चाहिए। मार्केट में पता कर लीजिए कितना टाइम लगता है मार्केट में पता, सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर जो उनसे पता कर लीजिए आपके पास इंडिया में 4-5-10 लोगों से अवेलेबल है, नहीं है, और नहीं है तो विदेशों से कहाँ से आ सकता है, कितना वक्त लगेगा, कितना पैसा देना है, उसके रेट फिक्स करके कर लीजिए। 9 दिन तो सिर्फ इसी में गुजार दिए कि देश में ढूंढ रहे हैं। अब इसके बाद फिर एक टास्क फोर्स बनाया जाएगा, फिर कहा जाएगा अगले दिन कि हम विदेशों से लाने पर सोच रहे हैं, फिर 3 दिन बाद कहा जाएगा कि हमने विदेशों के लिए ऑर्डर जारी कर दिए, फिर 10 दिन बाद पहली खेप आएगी। ये सब तो देख चुका है ना पूरा सिस्टम को आम लोग। जब हमें पता है कि हालात बहुत बदतर हैं तो इस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए। सर, आप जैसे एक अच्छे विधायक जनप्रतिनिधि हैं जो सरकार को चेता रहे, तो कम से कम ये चीजें जो पिछली गलतियां उनसे सीख लेते हुए तुरंत कर लेनी चाहिए, हमें लगता है। ये सवाल तो मेरा है जी, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। ये सवाल तो मैं पहले ही आपके चैनल पे भी थोड़ी देर पहले कर चुका हूँ जी। और माननीय मुख्यमंत्री जी को जब हमने 10 तारीख को इसको बता दिया था और उनके संज्ञान में आ गई थी, दवा की भी कमी है और बाजार में उपलब्ध नहीं हो रहा है, ये मैंने उनको बता दिया था। तो चिंता उसी स्तर पे होना चाहिए थी। क्या चिंता हुई और क्या नहीं हुई, उसके बाद से मेरी मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुई है। सरकार ने अभी तक क्या किया वो सिर्फ अखबारों के माध्यम से मेरे पास जानकारी में है। परंतु अब आज की तारीख में मैं समझता हूँ बहस का विषय ये नहीं होना चाहिए कि वो इंजेक्शन कब आएगा, कहाँ से आएगा, कैसा आएगा, क्योंकि हमारी बहस से उसका कोई आंसर नहीं निकलने वाला। सरकार को चेतावनी देने की बातचीत है, सारा मीडिया चेतावनी दे रहा है, आप भी चेतावनी दीजिए, मैं भी चेतावनी दे चुका हूँ। पर आज की तारीख में चर्चा करना चाहिए तो इस पे करना चाहिए कि हम ब्लैक फंगस की रोकथाम कैसे कर सकते हैं, ब्लैक फंगस को अर्ली स्टेज पे पहचान कैसे सकते हैं, ब्लैक फंगस क्यों होती है, जिसका कि ऊपर नीचे ज्यादा ग्लूकोज लेवल हो रहा है, शुगर लेवल हो रहा है, उसके मास्क पर ध्यान देना पड़ेगा। तो उसको मास्क उसका रोज बदला जा सकता है क्या? ह्यूमिडिफायर जो उसमें लगा रहता है, ह्यूमिडिफायर में हम डिस्टिल्ड वाटर ही भरेंगे, दूसरा पानी नहीं भरेंगे, रोज उसकी सफाई करेंगे। हर मरीज के साथ में हम जो ट्यूबिंग लगती है वेंटिलेटर में, उस ट्यूबिंग को हम बदलेंगे। और हम हर अपने पैरामेडिकल के स्टाफ को, हर एक हॉस्पिटल का मैनेजमेंट इस बात के लिए ट्रेन करेगा कि कौन से लक्षण दिखे तो वो हो जाएगा। और बाकी जो ठीक होकर घर चले गए हैं उनको मीडिया के माध्यम से जानकारी दी जाएगी कि कैसे लक्षण हो तो तुरंत पहुंचे। एक अच्छी खबर और आई है, विश्वास सारंग जी की तरफ से एक न्यूज अभी देखने में आई थी कि विश्वास सारंग जी ने कहा है कि हर जगह 3 दिवसीय कैंप लगाए जाएंगे, जिस कैंप में मेडिकल कॉलेजेस के अंदर जो भी पोस्ट कोविड मरीज है जिसको इस प्रकार की कोई भी शंका है वो आके और अपना ट्रीटमेंट वहां करा सकता है, अपनी जांच वहां करा सकता है। नेजल एंडोस्कोपी के द्वारा जांच हो सकती है, क्योंकि नेजल एंडोस्कोपी ही एक ऐसा तरीका है जिससे कि हम नाक में इसकी तुरंत पकड़ कर सकते हैं, तुरंत पहचान कर सकते हैं। वहां उसको पकड़ लिया तो इलाज उसका आसान हो जाएगा, डैमेज कम हो जाएगा। चलिए, अच्छी बात है। लेकिन मृगेंद्र जी, मेरा सवाल ये है कि रेमडेसिविर कम पड़ गए तो हमने तत्काल रेमडेसिविर मंगवा लिए, कुछ आ भी गए, अब धीरे धीरे हालात रेमडेसिविर में सुधर गए, ऑक्सीजन कम पड़ गई, विदेशों से मदद आ गई, हमने ऑक्सीजन चलिए उसकी भी जो हज़ारों मौतें हुई उसके बाद आखिरकार स्थिति को जैसे तैसे कंट्रोल में कर लिया। एम्फोटेरेसिन बी है, उसके लिए भी हम मान लेते हैं कि हम इधर उधर से हाथ फैला करके कर लेंगे। लेकिन सर, अस्पतालों में डॉक्टर कहाँ से लाएंगे, पैरामेडिकल स्टाफ कहाँ से लाएंगे? 40, 50, 60% पद खाली पड़े हैं, ये तो तुरंत रातों रात नहीं हो जाएंगे ना। हम अमेरिका से, रशिया से स्पुतनिक तो मंगा सकते हैं, फाइजर तो मंगा सकते हैं, डॉक्टर नर्सेस तो नहीं मंगा सकते। और ऐसी सरकार जो कि हमारे राज्य में 15 साल रही है पहले,
1-2 साल का गैप रहा, उसके रहते भी अगर डॉक्टरों की इतनी कमी है तो क्या आपको लगता है कि ये तो सिस्टम को भी थोड़ा सा यहाँ पर सुधारने की ज़रूरत है? तात्कालिक काम ठीक है, पर दीर्घकालिक काम भी हो जाएं इसी बीच में तो शायद अच्छा है, वरना ये फिर से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हाशिए पर चली जाएंगी, जो हिंदुस्तान में हमेशा से होता रहा है। जैसे ही हालात ठीक होंगे ये सबसे पीछे हो जाएंगी, चाहे बजट एलोकेशन हो, चाहे दूसरी नीतियां हो, सबसे पीछे स्वास्थ्य व्यवस्था हो जाएगी। देखिए, आपके इन बात से मैं सहमत हूँ पूरी तरह से कि जैसे ही कोई चीज़ सरकार शुरू करती है, जैसे वो कम हो, जैसे अगर दूसरी लहर को लेकर जो सरकार जब कम हुए थे मरीज कोविड के, तो अगर सरकार पूरी व्यवस्थाएं करती रहती तो जो 20 से 25 दिन का इतने ख़राब समय था वो स्थितियां नहीं बनती। तो सरकार जैसे ही कोई समस्या कम होती है, ख़त्म होती है, तो भूल जाती है उसको बजट में प्रावधान। तो अगर वास्तव में इसको जिस तरह तीसरी लहर की बात की जाए तो नियमित रूप से अगर अपने को स्वास्थ्य सुविधाएं सुधारना है तो उसके लिए सरकार को पूरे प्रयास करना होगा। और पद खाली निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए डॉक्टरों के लगभग 40% विशेषज्ञों के पद तो खाली पड़े हुए हैं और डॉक्टर मिल नहीं रहे हैं। और देखिए उसका कारण भी है, सरकार बातें तो बड़ी बड़ी करती हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की मैं एक बात बताऊं, हर जगह ये कहा जाता है विशेषज्ञों को लाया जाए। आज मध्य प्रदेश की हालत ये है, डायरेक्टर हेल्थ एक भी डॉक्टर नहीं है, सब IAS अधिकारी हैं। चाहे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ले लें, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ले लें, कमिश्नर ले लें, डायरेक्टर ले लें, NRHM डायरेक्टर, तो ये सब जगह आप उठा के देखें, कहा जाता है विशेषज्ञ होना चाहिए, विशेषज्ञता की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ तो IAS अधिकारी ही सारे विशेषज्ञ हो गए हैं, कि चाहे वो MBBS हो या ना हो, या पता किस सब्जेक्ट से वो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद उसमें IAS बने हैं। लेकिन जहाँ विशेषज्ञता की बात होती है ये सब बातें नहीं आती। अभी मेडिकल एसोसिएशन ने भी इस बात पर आपत्ति उठाई है कि जो बात कहते हैं तो उन लोगों की बात सुनी नहीं जाती है, अधिकारी लोग IAS अफसर जो चाहते हैं वही होता है। तो सबसे पहले जरूरी इस बात की है कि अपन विशेषज्ञों की बात करो, चिकित्सकों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और चिकित्सकों को ही इसमें आना चाहिए, उनके जो सुझाव हैं उन्हीं को मानना चाहिए। ये नहीं कि IAS अधिकारी ने जो सुझाव दे दिया उसी को मान लेना चाहिए। अगर IAS अधिकारी बन गया तो सारे जो सबसे ज़्यादा विद्वान वही हो गए, सब चीज़ की जानकारी उन्हीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसीलिए आप देखो जो बात हो विशेषज्ञ, स्पेशलिस्ट क्यों कहा जाता है कि स्पेशलिस्ट होना चाहिए। हर इंडस्ट्री में उठाकर देख लीजिए, हर जगह अपने प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि स्पेशलाइजेशन लाइए। तो जब तक डॉक्टर उनके पद नहीं भरे जाएंगे और उसके लिए सरकार को डॉक्टरों को सुविधाएं भी देनी होगी। आज कोई भी डॉक्टर क्यों ग्रामीण क्षेत्रों में जाने को तैयार नहीं होता, क्योंकि सुविधा ही नहीं। आप चले जाइए जो भी स्वास्थ्य केंद्र है, स्वास्थ्य केंद्र में न तो बिजली है, न पंखा है, न वॉशरूम है, कुछ नहीं है। बिल्डिंग बना दिया गया, कभी डॉक्टर जाते हैं, कोई नर्स जाती है, कोई देखने जाता है, नहीं जाता है। तो मैं तो कहूँगा बिश्नोई जी ने कुछ अपने समय स्वास्थ्य मंत्री थे, कुछ योजनाएं उन्होंने अच्छी शुरू की थी करने के लिए। मुझे लगता है कि उनके जाने के बाद उधर उतना ध्यान नहीं दिया गया। अगर जो शुरू किया था उन्हें डॉक्टरों के पद भरने, डॉक्टरों को और बहुत सारी सुविधाएं देने की, अगर वो स्थिति बनी होती शायद आज स्थिति में काफी सुधार होता। वो बिल्कुल अगर उस रफ्तार से चलती तो शायद इतने हालात खराब नहीं होते। बिश्नोई जी, अंतिम सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा, आप जैसे एक नहीं बल्कि बीजेपी में कई जनप्रतिनिधि हैं जो जनता से जुड़े रहते हैं सीधे तौर पर और इतने सालों से उनकी आवाज़ उठाते भी रहे हैं। मुख्यमंत्री भी संवेदनशील हैं, हमें लगता नहीं कि मुख्यमंत्री हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस से रामकृष्ण दोगने जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हम उनसे बात कर लेते हैं। तब तक 1 मिनट का वक्त है। दोगने जी, मैं यहाँ पर आपसे सवाल ये लेना चाह रहा था कि जिस तरह से ब्लैक फंगस को लेकर के तैयारियों के दावे हो रहे थे, अब हम देख रहे हैं कि इंजेक्शन 1-2 दिन के भी नहीं बचे हैं सरकार के पास। 1 दिन का इंजेक्शन का कोटा है और 10 दिन पहले से तैयारी चल रही थी, तो क्या फिर से रेमडेसिविर जैसी कालाबाजारी और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा? बिल्कुल सही है, सरकार इस मामले में बिल्कुल सीरियस नहीं है। आप खुद देख रहे हैं वर्तमान में कि जो परिस्थितियां चल रही है, जब कोरोना के टाइम में सीरियस नहीं है तो ये ब्लैक फंगस के बारे में क्या सोचेगी सरकार? खुद नहीं सोच रही है कुछ भी। आपने देखा होगा कोरोना की व्यवस्था नहीं कर पाई, इसी तरह से ब्लैक फंगस की बात कर रही, सिर्फ बातें हो रही है, बाकी उसके काम कुछ भी नहीं हो रहा। और सरकार जब तक काम नहीं करेगी जमीन पे, जैसे अभी आपको बताया, जब आपने जो पत्रकार महोदय ने जो बताया है, बिल्कुल सही बात है। IAS अधिकारी या दूसरे जो कुछ समझते नहीं, नायब से तहसीलदार हकाल रहे डॉक्टरों को अस्पतालों में और वो व्यवस्था बनाने की बात कर रहे हैं। भाई मेडिकल संबंधी व्यवस्था है तो मेडिकल संबंधी आदमी को देना चाहिए जो मेडिकल से रिलेटेड हो।
इन्होंने तहसीलदार को दे रखा पावर, तो किसी को डिप्टी कलेक्टर को दे दिया, तो कोई कलेक्टर वहां हैंडल कर रहा है। तो डॉक्टर्स भी परेशान है इस व्यवस्था को बनाने में, और बन नहीं पाई व्यवस्था, क्योंकि डॉक्टरों को जब तक अधिकार नहीं देंगे, डॉक्टरों को व्यवस्था नहीं देंगे, जब तक व्यवस्था सुधारना नहीं है, और ये सरकार व्यवस्था सुधारने की तरफ नहीं जा रही है। जी बिल्कुल। लास्ट सवाल मैं विष्णु जी से पूछ लेता हूं। विष्णु जी, क्या आपको लगता नहीं कि मंशा आप लोगों की ठीक है, नियत ठीक है, लेकिन नीति में और खासतौर से एडमिनिस्ट्रेटिव से जो एग्जीक्यूशन होना चाहिए उस लेवल पर जाकर के गड़बड़ हो जाती हैं सारी चीजें? आपको लगता है इसके लिए यही जिम्मेदार है? देखिए, मैं इस बहस को गलत दिशा में जाने से रोकना चाहता हूँ जी। एचआर की जहां तक सवाल है, जो एक्सपर्ट डॉक्टर का, अभी अब ब्लैक फंगस पर ही आता हूँ मैं, क्योंकि समय आपके पास कम है। ब्लैक फंगस के ट्रीटमेंट के लिए जो स्पेशलिस्ट की जरूरत है वो आंख का नाक के भी हो सकते हैं, आंख के भी हो सकते हैं, ईएनटी वाले भी हो सकते हैं, और मैक्सोफेशियल जो है डेंटल वाले सर्जन के वो भी हो सकते हैं, और न्यूरो वाले ब्रेन के अपने हो सकते हैं। ये चारों एक्सपर्ट प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध है, जो वार्ड जहाँ बनाए गए हैं, जहाँ जांच की जा रही है। और मैं एंडोस्कोपी की, जो नेजल एंडोस्कोपी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यदि हम नेजल उसको कल्चर करने जाएंगे तो उसकी रिपोर्ट 3 दिन बाद आएगी, पर नेजल एंडोस्कोपी हमको तुरंत उसका इलाज बता देती है, वो सबसे सस्ती भी हुआ करती है। इसलिए मैं फिर कहना चाहता हूँ कि सरकार के पास इसके जांच की, इलाज की व्यवस्थाएं हैं, सिर्फ कमी है तो इंजेक्शन की कमी है, वो प्रोडक्शन के साथ साथ में आएगी, आते आते आएगी। मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूँ, पर सरकार उसके लिए पूरी तरीके से तैयार दिखती है। इंजेक्शन की कमी जैसे ही पूरी होगी, हम बहुत से लोगों की जान बचाने में सफल हो पाएंगे। ठीक है दोगने जी, वक्त कम था, माफी हम चाहेंगे, तकनीकी दिक्कतों के कारण आपसे बहुत लेट जुड़ पाए हम, लेकिन हम फिर कभी आपसे जरूर आपका पक्ष रखने के लिए आपको आमंत्रित करेंगे। मृगेंद्र जी आपका शुक्रिया, दोगने जी आपका भी शुक्रिया, विष्णु जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे हम करेंगे आपकी बात में छत्तीसगढ़ की बात, और देखेंगे कि कैसे किसानों से हुआ है सरकार का विश्वासघात। ये आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, विपक्ष की तरफ से छत्तीसगढ़ में, कि किसानों से हुआ है विश्वासघात। इस पर बात करेंगे, देखेंगे आगे छत्तीसगढ़ की आपकी बात।